कभी आपने सोचा है कि एक चम्मच से सुरंग खोदने में कितना समय लग सकता है? यही सवाल एडमंड भी खुद से पूछता है जब एक दिन अचानक से एक दूसरा कैदी जमीन को खोदता हुआ गलती से उसके सेल में घुस जाता है। एडमंड पिछले 5 सालों से काल कोठरी में बंद है, जहां उसे बहुत टॉर्चर किया जाता है। उसकी इस हालत का जिम्मेदार उसके दोस्त हैं, जिसमें से एक दोस्त ने उसकी गर्लफ्रेंड को पाने के लिए एडमंड को धोखा दिया। एक ठंडी रात एडमंड अपने सेल में बैठा सुसाइड करने के बारे में सोच रहा था कि तभी अचानक से सेल की ठोस जमीन से कोई चीज एक आवाज के साथ ऊपर की ओर उठने लगी। 5 साल अकेले रहने के बाद ये उसके होश उड़ाने के लिए काफी था। जमीन से उभरता वो जीव दरअसल एक इंसान था जो नीचे वाले सेल का कैदी है। एबी फारिया नाम का ये शख्स पिछले 15 सालों से ये सुरंग खोद रहा है। एडमंड को लगा कि उसने बाहर निकलने का रास्ता खोज लिया, पर एबी उसे झूठी उम्मीद नहीं देना चाहता था। वो कहता कि इतने सालों से मैं गलत दिशा में खुदाई कर रहा था, क्योंकि अगर सही दिशा में कर रहा होता तो मैं यहाँ ना पहुँचता। गलती से ही सही पर एडमंड के पास ऊपर वाले ने दोस्त के रूप में एक मसीहा भेजा था और अब उसे पत्थर गिनकर अपने दिन नहीं काटने पड़ेंगे। एबी ने उसे अपने पीछे आने को कहा और उस टनल से होता हुआ जब एडमंड उसके सेल में पहुंचा तो वहां का नजारा देखकर उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ। एबी का सेल मानो जैसे कोई जेल ना होकर एक प्राइवेट रूम था। उसके पास कुर्सी, आरामदायक बिस्तर और किताबों का पूरा शेल्फ था। वहाँ पर रखी हर एक चीज बेशकीमती थी और उसकी लिखी किताबों में उसकी जिंदगी भर की नॉलेज थी। एबी उसे कहता है कि अगर तुम मेरी टनल खोदने में मदद करो तो मैं तुम्हें वो सब कुछ सिखा सकता हूँ जो मैंने यहाँ रहकर सीखा है। एडमंड फैसला करने में जरा भी देर नहीं करता, क्योंकि कुछ करना अकेलेपन के अंधेरे में मरने से लाख गुना बेहतर था। वो खुदाई शुरू ही करने वाले थे कि तभी उन्हें गार्ड्स के कदमों की आवाज आती है। डर के मारे एडमंड खरगोश की तरह फुर्ती से अपने सेल में लौट आया और कूड़ादान को सही जगह पर रख दिया ताकि गार्ड्स को उस पर शक न हो। गार्ड ने दरवाजा खोला, कूड़ा उठाया और चला गया। उसके सेल का दरवाजा दिन में सिर्फ 2 बार खुलता था, एक बार कूड़ा उठाने के लिए और दूसरी बार खाना देने के लिए। बाकी सारा दिन उन पर निगरानी रखने वाला कोई नहीं था और वो बिना किसी डर के आराम से टनल की खुदाई को अंजाम दे सकते थे। एबी ने अपने बालों का एक छोटा सा गुच्छा काटा और पत्थरों को रगड़कर उससे मोमबत्ती जलाई। गार्ड के जाने के बाद दोनों ने राहत की सांस ली और मोमबत्ती जलाकर सुरंग का काम शुरू किया। सुरंग की संकरी जगह में काम करना बेहद मुश्किल था। उन्होंने अनुमान लगाया कि इस स्पीड से उन्हें 3.5 साल और लगेंगे। एडमंड इसी तरह हर रोज उसकी सेल में जाकर खुदाई करता, लेकिन एक दिन उसकी नजर एक पुरानी किताब पर पड़ी। उसने यूं ही उसे पलटना शुरू किया और उसे पता चला कि एबी कभी एक सैनिक हुआ करता था। एडमंड ने ठान लिया कि वो एबी से तलवारबाजी सीखेगा और अगर एबी ने मना किया तो वो खुदाई का काम करने से इनकार कर देगा। वो बाहर निकलकर उन लोगों से बदला लेना चाहता था जो उसकी इस हालत के जिम्मेदार थे। एबी ने उसे तलवारबाजी सिखाने की हामी भर दी। वो बार बार इस बात पर जोर देता कि स्पीड सबसे बड़ा हथियार है। हर लेसन के साथ एडमंड तलवारबाजी में बेहतर होता गया। वो दिन में खुदाई करता और शाम को इकोनॉमिक्स की पढ़ाई। महीनों की मेहनत के बाद एडमंड इतना स्किल्ड हो गया था कि एबी भी उसकी बराबरी नहीं कर सकता था। एक शाम बातचीत के दौरान एडमंड को पता चलता है कि यहाँ आने से पहले एबी एक रईस परिवार का अकाउंटेंट था। वो शाही परिवार के छुपाए हुए खजाने के बारे में जानता है। खुदाई का काम तेजी से आगे बढ़ा। जब एबी ने मिट्टी में पौधों की जड़ों को देखा तो दोनों खुशी में झूम उठे। उन्होंने मान लिया कि वह सतह के करीब पहुंच गए हैं। एडमंड खुश होकर एक छेनी लेने दौड़ा, लेकिन अचानक जमीन जोर से हिली और तेज वाइब्रेशन के साथ सुरंग ढह गई। एडमंड ने मलबा हटाया और किसी तरह एबी को बाहर निकाला। उन्हें जल्द ही पता चला कि उनका रास्ता गलत था। इससे भी बुरी बात यह थी कि एक पत्थर ने एबी के फेफड़ों को कुचल दिया था। मरने से पहले एबी ने एडमंड से कहा कि वो किताब के पीछे छिपे एक पत्थर के नीचे कुछ ढूंढे। एडमंड ने जब उस पत्थर को हटाया तो एक खजाने का नक्शा पाया। एबी ने उससे वादा लिया कि वो इस दौलत का इस्तेमाल सिर्फ अच्छे कामों के लिए करेगा। इससे पहले एडमंड होश संभालता, एबी ने अपनी आखिरी सांस ली और उसकी मौत हो गई। कुछ देर बाद जब गार्ड्स एबी को खाना देने आए तो वहाँ उन्हें उसकी लाश मिली। उन्होंने तुरंत वार्डन को रिपोर्ट किया और उसकी बॉडी को बैग में भरकर वहाँ से चले गए। एडमंड जो वापस अपने सेल में भाग आया था, उसे अंदर अंदर ये डर खाया जा रहा था कि अगर वार्डन को टनल के बारे में पता चल गया तो वो उसका क्या करेंगे। इस उम्मीद में कि शायद गार्ड्स ने दरवाजा खुला छोड़ दिया होगा, वो दोबारा एबी की सेल में गया, लेकिन पाया कि दरवाजा तो बंद था। लेकिन तभी उसके दिमाग में एक आइडिया आया जो उसका पूरा फ्यूचर बदल सकता था। कुछ ही देर बाद जेल का वार्डन अपने साथियों के साथ वहाँ पहुँचा। उसने एबी के शरीर पर नजर डाली और आदेश दिया कि इसे समुद्र में फेंक दो। वहीं दूसरी तरफ जब गार्ड्स एडमंड को खाना देने गए तो उन्हें सामने से कोई जवाब नहीं मिला। वे जब दरवाजा खोलकर अंदर गए तो देखा कि एडमंड जमीन पर बेसुध पड़ा था, लेकिन जैसे ही उन्होंने उसे पलटा तो पाया कि वो एडमंड की बॉडी नहीं थी। आनन फानन में उन्होंने वार्डन को बुलाया, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। अचानक एडमंड ने वार्डन की चाबियां झपट ली और उसे अपने साथ लेकर चट्टान से नीचे गिर गया। उसने चाबियों की मदद से अपने पैरों की बेड़ियों को खोला और ऊपर आ गया। सभी ऊपर से फायरिंग करने लगे। वो चाहता तो भाग सकता था, लेकिन उसे वार्डन से उसके सारे टॉर्चर्स का बदला लेना था। एडमंड ने उसे बेरहमी से डुबाकर मार डाला। लहरों ने उसे निगलने की पूरी कोशिश की, लेकिन अगले दिन वो मौत को मात देकर किनारे पर आ गिरा।
हालांकि राहत की सांस लेने से पहले ही उसने खुद को खतरनाक समुद्री लुटेरों के झुंड के सामने पाया। ये लुटेरे अपने गद्दार साथी जेकोबो को जिंदा दफनाने जा रहे थे, लेकिन मुखिया ने सोचा कि क्यों न अपने साथियों का मनोरंजन किया जाए। वो एडमंड को जाने देने का वादा करता है, लेकिन शर्त थी कि एडमंड को जेकोबो से फाइट करनी होगी। दोनों में फाइट हुई, लेकिन जिसे मुखिया ने तलवारबाजी का उस्ताद कहा था वो एडमंड को छू भी नहीं पाया। एडमंड ने जेल में सीखी अपनी स्किल से जेकोबो को हरा दिया, लेकिन उसे मारने के बजाय उसने जेकोबो की जान बख्शना सही समझा। उसने मुखिया से कहा, हम दोनों तुम्हारे काम के साबित होंगे। जिसके बाद मुखिया ने एडमंड से इम्प्रेस होकर उनकी जानें बख्श दी। उसके रहम के बदले जेकोबो एडमंड का सबसे वफादार साथी बन गया। अगले कुछ सालों तक उन्होंने मिलकर बहुत चोरियां की। जल्द ही मुखिया ने एडमंड को उसके हिस्से की सोने से भरी थैली दी और उसे अपने अधूरे काम को पूरा करने की आजादी भी। इसके बाद एडमंड अपने पुराने मालिक के घर गया, लेकिन इतने सालों में सब उसे भूल चुके थे। एडमंड को अपने फादर के बारे में पता चला, जिन्होंने उसके जेल जाने के बाद समाज के तानों से तंग आकर आत्महत्या कर ली। उसका गुस्सा तब अपने चरम पर पहुंच गया जब उसे पता चला कि जिस दोस्त ने उसे धोखा दिया था उसी से उसकी गर्लफ्रेंड ने शादी कर ली। अगली सुबह उन दोनों ने जहाज का रुख उस आइलैंड की ओर किया जिसे खजाने के नक्शे पर मार्क किया गया था। आइलैंड पर पहुंचकर उन्होंने कोना कोना खंगाल डाला, पर खजाने का कोई अता पता नहीं था। एडमंड ने झिझक छोड़कर समुद्र में छलांग लगाई और गहराई में जो उसने देखा उसने उसकी सांसें रोक दी। समुद्र की तह में बेशुमार संदूक कसकर भरे हुए थे। एक को खोलते उसने देखा कि वो सोने के सिक्कों से चमचमा रहे थे। जेकोबो की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उन्होंने जहाज को सोने से भर लिया, लेकिन इतने सारे सोने को ले जाने के लिए उन्हें और जहाजों की जरूरत थी। पर इतना सब कुछ पाने के बाद भी एडमंड खुश नहीं था। उसे अपने असली प्लान को अंजाम देना था। इस दौलत का इस्तेमाल करके उसने उन लोगों से बदला लेने का सोचा जिन्होंने उसके साथ बुरा किया था। इस खजाने से वो 18वीं सदी के कुछ सबसे अमीर लोगों में से एक बन गया। उसने पहले पेरिस की सबसे महंगी प्रॉपर्टी को खरीदा और एक नई पहचान के साथ पेरिस में दाखिल हुआ। एडमंड ने शहर के सबसे एलीट और शाही परिवारों को अपनी पार्टी में इनवाइट किया और पैसों की ताकत से उसने सभी लोगों को भेड़ बकरियों की तरह एक जगह लाकर खड़ा कर दिया। लेकिन उसकी नजरें जिस शख्स को ढूंढ रही थी वो वहाँ नहीं था। उसका दोस्त फर्नांड मोंडैको उससे मिले बिना ही पार्टी से चला गया। इसके बाद हमें एडमंड की गर्लफ्रेंड को दिखाया जाता है। एडमंड के जेल जाने के बाद मर्सिडीज ने उसके करीबी दोस्त फर्नांड से शादी कर ली। उसे लगा कि वो उसके साथ खुश रहेगी, लेकिन उसकी खुशियों के सपने जल्द ही टूट गए। फर्नांड एक सन की जुआरी निकला जो हवस और शराब के नशे में डूबकर परिवार की दौलत को बर्बाद करता गया। अब सिचुएशन ये थी कि फर्नांड कर्ज में डूबा हुआ था और अगले दिन उसे बैंक का बड़ा लोन चुकाना था। एडमंड ने उसकी इस कंडीशन को अपने फायदे के लिए इस्तेमाल किया। उसने सभी शिपिंग कंपनियों को फर्नांड की मदद करने से रोक दिया। फर्नांड पूरी तरह से बेबस होकर अपने पुराने साथी के पास मदद मांगने गया, जिसने एक समय पर एडमंड को धोखा दिया था। लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि अब वो एक रेप्यूटेटेड बैंकर बन चुका था और अगर वो लोन लेने में उसकी मदद करता तो उसकी रेपुटेशन खराब हो जाती। एडमंड को पता चलता कि फर्नांड का एक बेटा भी है, उसकी एक और कमजोर कड़ी जिसे वो फर्नांड को बर्बाद करने के लिए यूज करने वाला था। एक कार्निवल के दौरान एडमंड ने बड़ी चालाकी से एक सुंदर लड़की के जरिए एल्बर्ट को फर्नांड से दूर किया। फिर उसके पुराने साथियों ने एल्बर्ट की फेक किडनैपिंग की। वो एल्बर्ट को बहुत डराते हैं और उसे मारने ही वाले थे कि तभी एडमंड ने हीरो की तरह एंट्री ली और एल्बर्ट को बचा लिया। सबकी एक्टिंग इतनी टॉप नॉच थी कि एल्बर्ट पूरी तरह से एडमंड के जाल में फंस गया। उसे जरा भी शक नहीं हुआ और उसने एडमंड को थैंक यू कहते हुए उसे अपनी बर्थडे पार्टी में इनवाइट किया। एडमंड ने पहले जेकोबो से कहकर बिजी होने का नाटक किया, लेकिन बाद में वो मान गया। यहाँ तक कि उसने अपने शिपमेंट को भी डिले कर दिया, जो सरासर एक दिखावा था। पर फिर भी एल्बर्ट उसके झांसे में आ गया। अगले दिन बर्थडे पार्टी में एल्बर्ट ने उसे अपने फादर से मिलवाया। एडमंड ने खुद को इस कदर बदल लिया था कि फर्नांड उसे चाहकर भी पहचान नहीं पाता। लेकिन मर्सिडीज की नजर जब एडमंड के चेहरे पर पड़ी तो कुछ पल के लिए वो फ्रीज हो गई। उसे एडमंड जाना पहचाना लगा, लेकिन ये उसके मिक्स थॉट थे। उसे लगा कि उसकी आंखों को धोखा हुआ है। हम देखते हैं कि डिनर में एडमंड ने बिल फोर्ड को भी इनवाइट किया था। फर्नांड उसे देखकर शॉक हो गया, क्योंकि 15 साल पहले एडमंड को ठिकाने लगाने के बाद उन्होंने एक दूसरे से ना मिलने का वादा किया था। लेकिन उनकी ये मीटिंग एडमंड की प्लानिंग का हिस्सा था। एडमंड ने बिलफोर्ड को बताया कि उसका एक शिप आज रात पोर्ट पर आने वाला है, जिसे क्लियर करने के लिए मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। फर्नांड हमेशा की तरह छुपकर उनकी बातें सुन रहा था। उनकी कन्वर्सेशन के खत्म होने के बाद सभी एल्बर्ट के बर्थडे सेलिब्रेशन के लिए इकट्ठा होते हैं, लेकिन फर्नांड विलफोर्ड को अपने साथ कोने में ले गया। उसे पता चला कि मोंटे क्रिस्टो विलफोर्ड से किसी शिप के बारे में बात कर रहा था। उसे अपने बेटे एल्बर्ट से पता चला था कि इस जहाज में मोंटे क्रिस्टो का सोना हो सकता है। विलफोर्ड ने कहा कि तुम कहो तो मैं उसे गिरफ्तार करवा सकता हूँ, लेकिन फर्नांड ने उसे ऐसा करने से मना किया और कहा कि हम उसके जहाज को लूट लेंगे। दोनों ने सोने को बराबर हिस्सों में बांटने की सहमति जताई, लेकिन इस समझौते के चलते फर्नांड अपने बेटे की बर्थडे स्पीच देना भूल गया। एडमंड ने जब मर्सिडीज को परेशान देखा तो उसने अपनी चाल चली और उसने ऐसा भाषण दिया
जिसने एल्बर्ट की पार्टी को यादगार बना दिया। लेकिन उसी शाम जब मर्सिडीज ने मोंटे क्रिस्टो के हाव भाव पर गौर किया तो उसने देखा कि एडमंड बार बार अपने बालों में हाथ फेर रहा था। उसे याद आया कि एडमंड भी इसी तरह बालों में हाथ फेरता था। आंखों में आंसू लिए वो एडमंड के पास गई और उसे बताया कि फर्डिनेंड उसे धोखा देकर ये यकीन दिलाया था कि तुम्हारी मौत हो चुकी है। लेकिन एडमंड ने अपने दिल पर पत्थर रखते हुए कहा कि शायद आपको कोई गलतफहमी हुई है, मैं आपका एडमंड नहीं हूँ। वो जानता था कि उसकी प्लानिंग में इमोशंस के लिए जगह नहीं, उसका प्यार उसके बदले की आग को बुझा सकता था। वहीं दूसरी तरफ सोने से लादा जहाज जिसे फर्डिनेंड हड़पने की कोशिश कर रहा था, उसे एडमंड के लुटेरे साथियों ने पहले से ही वहां से निकाल लिया। जैसे ही फर्डिनेंड के आदमियों ने सोने पर कब्जा करने की कोशिश की, अचानक गार्ड्स ने उन्हें घेर लिया। उनमें से एक ने सरेंडर करने से मना कर दिया और वहां से भागने की कोशिश की, लेकिन एडमंड उसके सामने खड़ा था। एडमंड ने उसे फंदे में लटका दिया और आखिर में उसे अपनी असली पहचान बताई। मौत के दरवाजे पर खड़ा वो शख्स जान गया था कि उसे मारने वाला कोई और नहीं बल्कि वही है जिसे उसने कभी धोखा दिया था। विलफोर्ड एडमंड का अगला शिकार था। दरअसल 13 साल पहले जब एडमंड और फर्डिनेंड दोस्त हुआ करते थे तो उनके जहाज के कैप्टन ने फर्डिनेंड पर भरोसा न करके एडमंड को एक लेटर दिया था। उनकी ये आखिरी इच्छा थी कि वो कभी इस लेटर को ना खोले और उसे उसकी सही जगह पर डिलीवर कर दे। एडमंड को नहीं पता था कि उस लेटर के अंदर नेपोलियन के सपोर्टर्स के बारे में बहुत ही सेंसिटिव इंफॉर्मेशन थी, जो अगर किसी के हाथ लग जाता तो वो बहुत बड़ी मुसीबत में पड़ जाता। उस लेटर के जरिए नेपोलियन अपने सपोर्टर्स को इन्फॉर्म करना चाहता था कि वो फ्रांस पर दोबारा कब्जा करने वाला है। लेकिन वो सही हाथों में पहुंचने से पहले ही फर्डिनेंड ने विलफोर्ड को बता दिया कि एडमंड के पास एक लेटर है और उसने उसे देशद्रोह के जुर्म में गिरफ्तार करवा दिया। विलफोर्ड ने जब वो लेटर पढ़ा तो उसे पता चला कि उसमें उसके पिता का भी नाम था, जो नेपोलियन के कट्टर समर्थक थे। अपने पिता का सच छुपाने के लिए उसने विलफोर्ड के उस लेटर को जला दिया। 1814 वो समय था जब सारे पावरफुल लोग नेपोलियन से नफरत करते थे। उनके साथ पावर में रहने के लिए विलफोर्ड ने सारे एविडेंस मिटा दिए और सबसे इम्पोर्टेंट, उसने एडमंड को धोखा दिया और बिना किसी लीगल ट्रायल के उसने उसे लाइफ इम्प्रिजनमेंट की सजा सुनाई। एडमंड गुहार लगाता रहा कि वो बेकसूर है, उसे नहीं पता था कि उस लेटर के अंदर क्या है, लेकिन विलफोर्ड ने फिर भी उसे जानबूझकर जेल में डाल दिया। उसने अपने पिता जो नेपोलियन के सपोर्टर थे उन्हें भी फर्डिनेंड के हाथों मरवा दिया। अब कोई नहीं बचा था जो उसके तार नेपोलियन के साथ जोड़ सके और इस तरह उसे उसकी पॉलिटिकल पावर्स मिली। एडमंड विलफोर्ड से मिलने जाता है और उसे रिवील करता है कि वो एडमंड है। उसे देखकर विलफोर्ड की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं और वो जल्दबाजी में कुछ ऐसा बोल देता है जो उसे नहीं बोलना चाहिए था। एडमंड ने उससे उसके सारे क्राइम्स कन्फेस करवाए। विलफोर्ड ने देखा कि गार्ड्स छुपकर उसकी बातें सुन रहे थे, जो बिना टाइम वेस्ट किए उसे अरेस्ट कर लेते हैं। एडमंड ने ऊपर से लेकर नीचे तक सभी को खरीद लिया था, जिसके चलते कोई ट्रायल कोई सुनवाई नहीं हुई और उसे सीधा जेल में डाल दिया गया। विलफोर्ड ने अपने सामने गन पड़ी देखी, उसने अपनी जान लेने की कोशिश की, लेकिन बंदूक खाली थी। एडमंड चाहता था कि वो अपनी पूरी जिंदगी जेल में सड़े और ये सजा मौत से भी बदतर थी। इसी बीच फर्डिनेंड जो बैंकरप्ट हो चुका था, हड़बड़ी में देश छोड़कर भागने की कोशिश करता है। हाथ में जो लगा उसने फटाफट उठा लिया। मर्सिडीज अब और नहीं भागना चाहती थी। उसने फर्डिनेंड को बताया कि एल्बर्ट तुम्हारा बेटा नहीं है। फर्डिनेंड के पैरों तले जमीन खिसक गई जब उसे पता चला कि जब उसने मर्सिडीज से शादी की थी तब वो पहले से ही एडमंड के बच्चे की मां बनने वाली थी। सच सुनकर फर्डिनेंड को बहुत गुस्सा आता है, लेकिन फिलहाल उसका भागना ज्यादा जरूरी था। वो उन दोनों को छोड़कर फरार हो जाता है और बहुत दूर जाने के बाद एक सुनसान कैसल में आता है। वहाँ 2 पेटियां रखी थी, लेकिन फर्डिनेंड जैसे उसे खोलता है वो पाता है कि अंदर कुछ नहीं था। इससे पहले वो कुछ समझ पाता वहाँ एडमंड आ जाता है। इस बार उसे फाइनली रियलाइज होता है कि एडमंड ही मोंटे क्रिस्टो है और ये सब उसकी चाल थी। वो गुस्से में उस पर हमला कर देता है, लेकिन एडमंड के सामने वो कुछ नहीं था। अपने आखिरी वार से एडमंड उसे मारने ही वाला था कि तभी एल्बर्ट बीच में आ जाता है और वो अपने फादर को डिफेंड करता है। वो कहता है कि मेरे रहते तुम उन्हें नुकसान नहीं पहुंचा सकते। इसी बीच फर्डिनेंड अपनी गन लोड कर रहा था। एडमंड एल्बर्ट को लास्ट वार्निंग देता है और कहता है कि अगर तुम सामने से नहीं हटे तो मैं रहम नहीं करूंगा। लेकिन तभी वहाँ मर्सिडीज आ जाती है और वो एल्बर्ट को बताती है कि उसका असली पिता कौन है। एडमंड भी सच जानकर हैरान हो जाता है, लेकिन फर्डिनेंड मौके का फायदा उठाकर उस पर गोली चला देता है। फॉर्चुनेटली जैकोबो की इंटरफेरेंस की वजह से गोली एडमंड को नहीं लगती, लेकिन गलती से वो मर्सिडीज को घायल कर देती है। फर्डिनेंड वहाँ से भाग खड़ा हुआ, लेकिन जैसे ही उसने एडमंड और उसके परिवार को एकजुट होते हुए देखा, उसके कदम रुक गए। उसे रियलाइज हुआ कि वो भागकर कहीं नहीं जा सकता। फर्डिनेंड से उसकी खुशी देखी नहीं जाती और वो उन सबको मारने के लिए वापस लौटता है। फर्डिनेंड ने घोड़े पर सवार होकर तेजी से हमला किया और एडमंड की तलवार छीन ली, लेकिन जल्दी उसका बैलेंस बिगड़ा और वो घोड़े से गिर पड़ा। दोनों आपस में भिड़ गए। हाथापाई करते हुए फर्डिनेंड ने एक तलवार वापस पाई और एडमंड के पेट को इंजर्ड कर दिया, लेकिन दर्द के बावजूद एडमंड लड़ता रहा। आखिर में उसने फर्डिनेंड को निहत्था किया
और अपने आखिरी वार से फर्नांड की जान ले ली। इसके बाद एडमंड अपनी पत्नी और अपने बेटे के साथ उस जेल में गया जहां उसने अपनी जिंदगी के 13 साल बिताए थे। उसने अपने मेंटर अपने दोस्त एबी को श्रद्धांजलि दी। एडमंड ने पूरे आइलैंड को खरीद लिया था। वो यहाँ आया तो रूल करने था, पर ऐन मौके पर उसने अपना मन बदल लिया और फैसला किया कि अब यहाँ कोई जेल नहीं होगी। एडमंड ने एबी की आखिरी इच्छा को पूरा करने का वादा किया कि वो अपनी दौलत और ताकत का यूज सिर्फ अच्छे कामों के लिए करेगा। इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये कहानी पसंद आई होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।